पसीने से सराबोर सिसकियों और आहों की आवाजें, दबी घुटी सी चीखें, एक दूसरे की महक को अपने अंदर समाने की जोर आजमाइश, बदन के हर अंग को महसूस करने चूमने का एक दौर चल रहा था। और इस दौर में कभी सिसकियां बेतहाशा रफ्तार से बढ़ जाती, कभी चीखों और आहों की आवाज़ सिसकियों से ऊपर उठ जाती, और कभी कभी बस बस अरे अरे कि वो मदहोश आवाज़ें सुनाई देती। ये सब फातिमा के कमरे के साथ वाले कमरे में हो रहा था, और फातिमा भी उस सर्द रात में ये गर्म एहसास को महसूस कर रही थी, मगर बिना किसी रिएक्शन दिए चुपचाप अपने लिहाफ में दबी हुई पड़ी थी। अचानक खटिया के चरमराने की आवाज़ एकदम तेज हो गई, और सिसकियां भी। इन आवाज़ों को अब लाख इग्नोर करने पर भी उसके कान के रास्ते घुसकर उसके अंदर अजीब हलचल पैदा कर रही थी। अचानक सब बंद हो गया, तूफान थम गया, सब शांत हो गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सब धूमिल और ओझल सा प्रतीत होने लगा। अब आहो और सिसकियों की जगह हंसने और चूमने की आवाज़ें आने लगी। तभी दरवाज़ा खटका। फातिमा लिहाफ छोड़कर उठी, बाहर से दरवाजे की कुंडी खोली, और सामने से एक हट्टा कट्टा आदमी बाहर आया और सीधा निकल गया, और पीछे से एक हंसी सी औरत बुरके से बाहर निकली और अपने बाहर चली गई। मेन दरवाजे पर पहले वाला आदमी खड़ा था और बाहर गली में देख रहा था, मगर गली में सिवाय कोहरे के उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया, तो वो चुपके से बाहर निकल गया। अब औरत दरवाजे पर आई और तेजी से निकल गई। दोनों साथ आए थे मगर अलग अलग निकल गए। हाँ, अब क्या ज़रूरत, अब खुजली ख़त्म हो गई, अब काहे लेकर जाएंगे साथ में। फातिमा अंदर के कमरे में चद्दर बदलते हुए बुदबुदा रही थी, और उसे तकिए के नीचे उसे 500 रुपये मिले। हरामी साला, 1000 की बात हुई और सिर्फ 500 रुपये दिए। हरामी, फातिमा ने बुदबुदाकर नोट संभाल कर रख लिया। फातिमा एक 30 साल की औरत थी जिसका शौहर उसे शादी वाली रात ही छोड़कर भाग गया था किसी गोरी लड़की के साथ। फातिमा काली थी ना, और कद भी छोटा था, थोड़ी अजीब सी दिखने में। अपनी शादी के समय वो भी हैरान थी कि उसे किसने पसंद कर लिया था, मगर असलियत तो उसे बाद में पता चली कि नदीम उसका शौहर किसी और के साथ है। और इस बात पर यकीन उसे तब आया जब नदीम उसे सेज पर छोड़कर भाग गया, मगर फातिमा को इसका पहले ही अंदाज़ा था, सो ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई उसे। मगर एक दुख ज़रूर था, वो कमबख्त उसे एक औरत होने का एहसास तो करा देता, वो भी नहीं करवा पाया। खैर, नदीम के जाने के बाद सास ससुर ने भी घर से निकाल दिया, ये बोलकर कि इसके कारण लड़का घर से भाग गया। माँ बाप पहले ही नहीं थे, चाचा ने शादी की थी और अब वो उसे घर में नहीं रखना चाहते थे, तो फातिमा बन गई धंधे वाली। मगर अपना जिस्म उसने कभी नहीं बेचा, सिर्फ अपना कमरा देती थी। जिसे अपने जिस्म की प्यास बुझाना हो वो फातिमा बीबी से संपर्क कर सकता था। फातिमा धंधे वाली, चाहे काम कोई भी हो, काम काम होता है। यही सोच फातिमा भी उस कमरे को खूब सजा कर रखती थी, बिस्तर को खूब महका कर रखती थी। इसी पर तो जब चूड़ियाँ टूटती, जब सिसकियाँ उठती, तो फातिमा का चूल्हा जलता। लोग भी जानते थे यहाँ क्या होता है, मगर कोई सामने से नहीं बोलता था, क्योंकि वो दरवाज़ा था जिसे हर कोई एक आध बार लांघ चुका था। तो सबके राज उस भद्दी सी फातिमा के भीतर थे। तो हिम्मत किसकी थी अपने सफ़ेद दामन पर दाग लगवाने की, और फातिमा आराम से बाहर बैठ के अंदर के चटकते पलंग की आवाज़ सुनती रहती और मगन रहती। एक दिन एक आदमी आया और उसके साथ में एक लड़की को लाया। लड़की ने आते ही फातिमा के पैर छूने की कोशिश की। फातिमा एकदम सकपकाकर एक तरफ हो गई, बस बस इनसे बाद में मिलना, और जल्दी से लड़की को लेकर अंदर चला गया। फातिमा बड़ी हैरानी से सब देख रही थी। उसे दाल में कुछ काला लगा, मगर उसका असूल था, वो किसी के पंगे में टांग नहीं फंसाती थी। मगर आज उसे कुछ गड़बड़ लगी। फातिमा बाहर बैठी बैठी सुस्ताने लगी, और कब
आंख लगी उसे कुछ पता ही नहीं चला, मगर जब आंख खुली तो वो कमरा सही करने अंदर गई और देखती है कि लड़की उसकी आहट से सिकुड़ कर बैठ गई। फातिमा आंखें फाड़ उसे देखने लगी। बाला की खूबसूरती भरा पूरा बदन, गेहुआ रंग, बड़ी बड़ी आंखें। अरे माँ जी, आप ऐसे मेरे कमरे में? उस लड़की ने चादर को खींच खुद को छिपाते हुआ कहा। तो फातिमा बोली, क्या? और फातिमा चौंक गई। अभी तक आपने पढ़ा कि फातिमा अपना कमरा उन लोगों को किराए पर देती है जो दुनिया से चोरी अपने जिस्म की प्यास बुझाने के लिए जगह की तलाश में रहते हैं, और इस कारण उसे धंधे वाली कहते थे। मगर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दिन कोई आदमी उसके घर एक लड़की लेकर आता है और अपना काम करके वहीं सोते हुए लड़की को छोड़कर चला जाता है। अब आगे सुनिए। रात भर खेला जिस्म के साथ, सुबह मेरे अरमानों से भी खेल गए। माँ, आप मेरी माँ जी, तभी तो कल मैंने आपके पैर छूने की कोशिश की थी मगर आपने छूने ही नहीं दिए। उस लड़की ने अपने कपड़े ठीक करते हुए और बिस्तर से उतर उसके सामने सर पर पल्लू लेते हुए कहा। फातिमा कुछ देर तो सोचती रही, फिर जोर से ठहाका लगाकर हंसने लगी। हा 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 हा, आज तक सुना था, आज देख भी लिया कि औरत सच में बेवकूफ़ होती है और उसकी अकल घुटनों में। हा 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 हा, क्या मतलब माँ जी, क्या कहना चाह रही हो आप? लड़की ने हैरान होते हुए कहा। अरे हैरान मत हो। अच्छा मेरी बहू रानी, जरा अपना बिस्तर ठीक कर दो और जरा चादर बिछा दो, कमरा साफ कर दो, मेरी दूसरी बहुएं भी आती होगी। फातिमा ने भी मजे लेने के मूड में कहा। लड़की के कुछ नहीं समझ आया, लेकिन फिर भी वो बिस्तर सही करने लगी। फातिमा भी आज आराम करने के मूड में आ गई और जाकर बाहर बैठ गई और गुनगुनाने लगी। गली में आज चांद निकला। थोड़ी देर बाद वो लड़की और उसके हाथ में चाय के 2 कप थे और गरम गरम पराठे। लीजिए माँ जी, और वो चाय का कप लेकर एक तरफ बैठ गई। अरे वाह, आज जीवन में पहली बार फातिमा ने किसी और के हाथ का बना खाया था, और वो भी इतना स्वादिष्ट। तू भी खा ले, फातिमा ने उसकी तरफ देखकर कहा, मगर न जाने क्यों वो उस लड़की के साथ नजरें नहीं मिला पा रही थी। अच्छा सुनो, नाम क्या है तुम्हारा? फातिमा ने खाना खाते उससे पूछा। लड़की बोली, जी रेनू, और मैं 12 तक पढ़ी हूँ। उन्होंने कहा था कि तुझे। रेनू बोल ही रही थी कि फातिमा ने उसे टोकते हुए बोला, रुक रुक रुक, किन्होंने? लड़की बोली, उन्होंने, आपके भतीजे ने, रवि ने। रेनू ने भोलेपन से कहा, मेरा भतीजा? फातिमा ने जोर से हंसते हुए कहा। और क्या बोला तुम्हारे उन्होंने? कुछ नहीं, बस यही कि वो सुबह जल्दी चले जाएंगे दूसरे शहर काम ढूंढने के लिए। तब तक मैं आपके पास रहूंगी। जैसे इन्हें कोई अच्छा सा घर मिलेगा तो वे मुझे ले जाएंगे अपने साथ। कोई आदमी छोड़ता है क्या अपनी बीबी को? और तब तक मैं आपकी मन लगाकर सेवा करूंगी। रेनू ने एक सांस में बोल दिया और उठकर जूठे बर्तन उठाने लगी। रेनू रेनू, अब क्या कहूँ मैं तुमसे? अच्छा सुनो, तुम यहाँ रहना चाहती हो तो रह लो, मगर मेरे किसी काम में दखल अंदाजी नहीं करोगी और अपने काम से काम रखोगी। और हाँ, उस कमरे में नहीं, दूसरे कमरे में अपना बिस्तर लगा लो, वहीं रहना, मगर घर का सारा काम करोगी। और हाँ, तुम्हारा ये तुम्हें कुछ रुपए पैसे देकर गया है या नहीं? फातिमा ने उसे समझाया। ना जाने क्यों वो उसे अपने घर से बाहर नहीं कर सकी। शायद उसके भोलेपन पर फिदा हो गई थी, या फिर उसे काम का लालच हो गया था, या शायद उसे भी किसी की ज़रूरत महसूस होने लगी थी। जो भी था, मगर फातिमा रेनू को घर से बाहर नहीं निकाल पाई। लड़की फातिमा से बोली, पैसे तो जी नहीं देकर गए, वो तो मैंने अपने भी पैसे उनको दे दिए। अब मर्द बिना पैसे के दूसरे शहर में कैसे रहेगा, है ना? रेनू ने हाथ गालों पर टिकाए दूर देखकर अपनी तरफ से पूरी समझदार बनते हुए कहा। हम जैसे सोचा था बिल्कुल वैसे ही। चलो खैर देखते हैं क्या होता है। मर्द बेचारा। अब रेनू
फातिमा के पास थी, उसके साथ रहती थी। अब फातिमा को सुबह शाम अच्छा खाना, घर की साफ सफाई मिलती और उसके इस घर में सिसकियों और आहो की जगह हंसी ठिठोली भी गूंजने लगी थी। रेनू फातिमा और फातिमा रेनू से बहुत खुश थे। दोनों सारा दिन एक दूसरे के साथ बातों में लगी रहती और खुश से कह कहे लगाती रहती। पर फातिमा कभी भी रेनू को घर से बाहर नहीं जाने देती थी और न कभी दरवाजे पर खड़ा होने देती, क्योंकि उसे अपने इलाके में अपनी इमेज का पता था और वो नहीं चाहती थी कि मोहल्ले वालों की बातें रेनू के कानों तक पहुँचे। इसीलिए बाजार हाट वो खुद जाती और वो भी अकेले। अरे सुनो, सुना है कि फातिमा अब घर पर ही धंधा करवाने लगी है। कोई नई चिड़िया आई है उसके डेरे पर। कोई बोला, अच्छा तुम्हें कैसे पता, तुम गए थे क्या? दूसरे ने पूछा, अरे मैंने देखा है, बहुत मस्त माल है और अभी कली ही है, फूल नहीं बनी है। तीसरा बोला, तो उसकी नथ उतारी जाए। पहले वाला बोला, दाम भी अच्छा लेगी वे। एक और बोला, माल अच्छा होगा तो दाम भी दिए जाएंगे, क्योंकि वसूली तो एक पैसे की दबा दबा कर ले ही लेंगे। दूसरे वाला फिर बोला और सब हंसने लगे। फातिमा को पता था कि उसके बारे में लोग तरह तरह की बातें करते हैं, मगर इस तरह की उसकी उम्मीद नहीं थी और वो इन बातों से बेखबर भी थी। पर रेनू के आने के बाद उसने अपना कमरा भी नहीं किसी को दिया था, क्योंकि फातिमा रेनू को उसकी अपनी नज़रों से गिराना नहीं चाहती थी और न ही खुद उसकी नज़रों से गिरना चाहती थी। तो उसने अभी तक रेनू को अपने काम का कुछ नहीं बताया था और न उसके रेनू के साथ हुए धोखे के बारे में भी। एक रात फातिमा के घर का दरवाजा किसी ने खटखटाया। फातिमा ने दरवाजा खोला, सामने हवस के पुजारी खड़े थे, एक नवयुवक और अधेड़ उम्र की औरत। आज नहीं, फातिमा ने मना कर दिया। क्यों? औरत ने आंखें बड़ी कर बोली, बस नहीं हो पाएगा, घर में मेहमान है। फातिमा ने शांति से कहा, हम धंधे वालियों के मेहमान नहीं, ग्राहक होते हैं। सीधा क्यों नहीं बोलती, अंदर ग्राहक बैठा है। इस बार लड़का बोला, बात जो भी हो मगर अभी नहीं हो पाएगा, और फातिमा ने दरवाजा बंद कर लिया। औरत ने पीछे से कहा, तो कब हो पाएगा? मगर तब तक फातिमा दरवाजा बंद कर चुकी थी। जब वो दरवाजा बंद कर मुड़ी तो देखा सामने रेनू खड़ी थी और उसे देख फातिमा का रंग सफेद हो गया, मगर उसने खुद को संभालते हुए कहा, क्या हुआ, नींद नहीं आती क्या रेनू? रेनू बोली, कौन था? रेनू ने पास आते हुए पूछा। कोई नहीं, फातिमा बोली, कोई रास्ता भटक गया था तो पता पूछ रहा था। फातिमा ने नजरें चुराते हुए कहा। रेनू बोली, अच्छा। फातिमा बोली, अरे जाओ सो जाओ, इतनी रात को क्यों जग रही हो? फातिमा उसे हुक्म सुनाते हुए कहा, जाती हूँ, आप भी सो जाओ। रेनू ने मुड़ते हुए कहा, जल्दी। फातिमा हंसते हुए बोली। रेनू के जाने के बाद फातिमा अभी उनको घर से बाहर निकाल कर बैठी ही आने वाली जिंदगी के बारे में सोच ही रही थी कि तभी अचानक फिर से दरवाजा किसी ने खटखटाया। फातिमा बोली, ओहो, जब बोल दिया कि नहीं देना कमरा तो क्यों तंग करते हो? एक बार न बोल दी मगर कहाँ मानते हैं। ये कहते हुए जब फातिमा ने दरवाजा खोला तो देखा सामने वही पड़ोसी आदमी खड़े थे जो सुबह रेनू की नथ उतारने की बात कर रहे थे। क्या चाहिए? फातिमा ने उनसे सवाल दागा। तुझसे तो कुछ नहीं, मगर हाँ, तेरी उस नई चमक छलों से बहुत कुछ चाहिए। है कहाँ? एक ने बोला, क्या बकवास कर रहे हो, निकलो मेरे घर से। फातिमा जोर से बोलते हुए उन्हें बाहर का रास्ता दिखाने लगी। अरे अरे, क्या फालतू बात कर रहा है जग्गू, तुझे बात करने की कब तमीज आएगी? पीछे से दूसरा बोला, सुनिए फातिमा जी, हम आपकी नई पार्टनर से मिलने आए हैं। क्या मिल सकती है वो? बड़ी आस लेकर आए हैं, मना मत कीजिएगा। वो बोला। फातिमा बोली, देखिए आपको कोई गलत फहमी हुई है, वो मेरी पार्टनर नहीं, मेरी बहू है। आप कृपया यहाँ से चले जाए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। फातिमा ने
थोड़ा मिन्नत करते हुए कहा। एक आदमी बोला, ए राण बात सुन, ज्यादा भाव मत खा, दाम बोल, इतना टाइम नहीं मेरे पास तेरे साथ मगजमारी करने के लिए, जल्दी निकाल उस राण को। ए साली किधर है, बाहर निकल। जग्गू अब खींचते हुए चिल्लाते हुए बोला, देख भैया तुमको अगर कुछ चाहिए तो मैं दे देती हूँ, पर उसे मत कुछ करो, वो सच में मेरी बहू है, मैं पैर पड़ती हूँ तुम्हारे, अभी चले जाओ। फातिमा अब आंखों में आंसू भरते हुए बोली, कौन है माँ जी? तभी दरवाजा खोल और आंखें मसलते हुए रेनू बाहर निकली। झीने से सलवार सूट में रेनू का अंग प्रत्यंग साफ झलक रहा था, जिससे जग्गू की आंखों में हवस 1000 गुना और बढ़ गई। तू अंदर जा, चल जल्दी, जब तक मैं ना बोलूं बाहर मत आना, चल जल्दी अंदर। फातिमा ने रेनू की तरफ यूं चीख कर कहा कि रेनू डर के मारे तुरंत अंदर चली गई और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। हाँ ये केहनूर ही चाहिए हमें। रानी चल अब जल्दी दाम बोल, वरना फिर मत कहना कि फ्री के ग्राहक हैं हम। इस बार पहले वाले ने कहा। फातिमा समझ गई थी आज की रात कयामत की रात है और वो अपने जीते जी रेनू को दमन नापाक नहीं करवा सकती थी। तो उसने दिमाग चलाना शुरू किया और लहजा बदलते हुए बोली, अब जब नजर पड़ ही गई तो मैं क्या छिपाऊं, लेकिन वो अभी मासूम है, अभी कच्ची जवानी है, आपको संभाल नहीं पाएगी और आज वो महीने में भी है, तो मैं आपके लिए कुछ कर पाऊं तो। अरे यार क्या जग्गू, पूरा मूड ही ऑफ हो गया, अब क्या करें? पहले वाला बोला, करना क्या है, अब आए हैं कुछ तो करके जाएंगे, अब जो है यही है, इसी से काम चला। जग्गू बोला, नहीं यार रसमलाई देखकर अब लड्डू नहीं खा सकता, और वो भी बासी, तू देख ले मैं तो 4 दिन बाद भी आ जाऊंगा। पहले वाला बोला, फिर तू मेरा इंतजार कर। और उसने फातिमा को उसके सामने घुटनों के बल बिठा दिया और उसका सर पकड़कर अपने ऊपर लेकर जोर जोर से हिलाने लगा। 5 मिनट बाद फातिमा अपना मुंह धो रही थी और जग्गू अपना नाला बांधते हुए दरवाजा खोल बाहर चला गया। याद रखना 4 दिन बाहर, जग्गू चिल्लाते हुए बोला। फातिमा की आंखें पानी से लबालब भरी थी, मगर उससे भी ज्यादा बंद दरवाजों के पार उन 2 जोड़ी आंखों से पानी बह रहा था जो ये सब देख रही थी, यानी रेनू की आंखें। तभी वो दरवाजा खोल बाहर आ गई और फातिमा की तरफ मुखातिब होकर आंखें भर उसकी तरफ देखती जा रही थी। फातिमा ने जब नजर उठाकर रेनू की तरफ देखा तो वो दरवाजा बंद करके अंदर हो गई। फातिमा वहीं बैठ गई और सिसकने लगी। रेनू और फातिमा की सारी रात आंखों में बीत गई। दोनों एक दूसरे के सामने आने से कतरा रही थी, मगर सवाल हजारों थे, कितनी भोली और अच्छी नजर आती है और इतना घटिया काम, छी मैं नहीं रह सकती यहाँ एक पल भी, ऐसे माहौल में कभी भी नहीं रह सकती, रेनू सोच रही थी। और इधर फातिमा भी अपनी आंखें उठा नहीं पा रही थी। एक पर्दा जो उसने रेनू के सामने चढ़ा रखा था आज वो खुल गया। वो कोई चोरी छिपे कोई काम नहीं करती थी, बस फर्क ये था कि रेनू की नज़रों में उसे एक इज्जत नज़र आती थी और एक धंधे वाली के लिए ये इज्जत किसी तोहफे से कम नहीं होती। लोगों के लिए वो बस एक जिस्म भर होती है, एक जिस्म जिसे शायद जिस्म कहना भी ठीक नहीं, एक हड्डी मांस का पुतला भर जिसे जैसे मर्जी तोड़ दिया मरोड़ दिया उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक धंधे वाली को गाली या ज़बरदस्ती बेइज्जती से फर्क नहीं पड़ता, डर नहीं लगता। हाँ अगर उसे डर लगता है तो सिर्फ इज्जत से, मोहब्बत से, अपनेपन से, और हजारों तवायफ है इसी मोहब्बत ये अपनेपन ने तबाह कर दी। वो न कभी एक जिस्म भर हो सकी न कभी एक दिल भर, बीच में ही कंधी लटक गई। काली रात कब छंटकर उजाले में बदल गई पता ही नहीं चला, मगर आज ये उजाला अंधेरे से भी काला नजर आ रहा था दोनों को। रेनू ने जब दरवाजा खोला तो देखा फातिमा वहाँ नहीं थी। उसे रात को याद हो आई तो उसको उबकाई हो आई और जी एक घिन से भर गया। उसे इस घर से नफरत सी होने लगी थी, मगर जाति भी किधर, इंसान भी अजीब है, उसके कंट्रोल में कुछ भी नहीं, यहाँ तक खुद का जिस्म भी
भी नहीं। दिल घिन से भरा पड़ा था, मगर पेट को भूख लग आई थी। उसे कमबख्त को पता नहीं कि दिल पर क्या बीत रही है, मगर उसे तो कुछ चाहिए था। अपनी आग शांत करने के लिए उसने देखा खाना बना पड़ा था। रेनू ने खाया और जाकर फिर कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। रेनू अपने कमरे में सो रही थी, मगर फातिमा वह कहाँ थी? 12 बजने को आए थे, मगर अब तक उसका कोई भी पता ठिकाना नहीं था। रेनू भी कल वाली घटना को याद कर उससे आंखें मिलाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी या उसका दिल घिन से भर गया था। उसने फातिमा के बारे में क्या सोचा था, मगर इतनी गिरी हुई, इतनी बदचलन, इतनी घटिया, ये बात उसे भीतर से कचोट रही थी, अंदर से खा रही थी। रेनू का मन यहाँ से भाग जाने के लिए करता था, मगर जाती कहाँ? एक उम्मीद के सहारे वो यहाँ थी, और उसे यह था कि जिसके पास वो आदमी उसे छोड़कर गया है वह फातिमा कोई भली औरत है। मगर उसकी वह हालत देखकर रेनू खुद से ही नफरत करने लगी थी। ऐसा कैसे हो सकता है? वह किसी को इतना गलत कैसे जज कर सकती है? कोई इतनी नीच, इतनी घटिया, इतना गिरा हुआ कैसे भगवान, कैसे? इसका मतलब उसका वह प्यार, उसकी वह मान मर्यादा भरी बातें सब झूठ फरेब, इनकी सिवा कुछ नहीं। कोई है इस दुनिया में जिसके ऊपर भरोसा किया जा सकता है, जो सच्चा हो, झूठ ना बोलता हो, जो जैसा हो वैसा दिखता हो? रेनू की ही गलती है, उसे इंसान पहचानने नहीं आते। खुद के बारे में न जाने क्या क्या सोचे जा रही थी। रेनू अपनी इन्हीं ख्यालों में खोई हुई थी, उसे कोई फिक्र नहीं थी। सोचते सोचते शाम के 4 बज गए थे, मगर फातिमा का कोई अता पता नहीं था। कहाँ गई, किधर है, कुछ मालूम नहीं। अचानक फिक्र सी होने लगी, आखिर फातिमा गई कहाँ? उसे याद आया कि उसने सुबह से खाना भी नहीं खाया। शाम के 4 बज गए, मगर फातिमा का अभी तक कोई अता पता नहीं था। अब शाम घिरने लगी थी और रेनू को भी इतने बड़े घर में घबराहट सी होने लगी थी, और घबराहट से ज़्यादा उसे फातिमा की फिक्र होने लगी थी। वो चाहे उसे नफरत सी करने लगी थी, मगर उसे ये था कि फातिमा उसके आसपास ही हो, चाहे उससे बात करे या ना करे। आज पहली दफ़ा रेनू घर से बाहर निकली और धीरे से कदम बाहर रखा। पहले एक कदम, फिर दूसरा, और फिर बाहर निकल आई इस दुनिया का मुकाबला करने के लिए। कुछ देर खड़ी रही, अचानक उसे अपने जिस्म की टटोलती कुछ नज़रों का एहसास हुआ और वो तुरंत अंदर भागकर दरवाज़ा बंद कर बैठ गई। उसकी रुलाई फूट गई थी, जैसे कि मेले में बच्चा गुम हो जाता है। रेनू की भी वही हालत हो रही थी। फर्क सिर्फ इतना था कि वो मेले में नहीं, दुनिया में गुम हो गई थी। जिस एक की वजह से वो खोई थी, वो तो एक रात का मुसाफिर बनकर उसे लूट कर चला गया था और आज तक वापस नहीं आया, और जिसके सहारे छोड़कर गया आज वो भी चली गई। क्या करे, किधर जाए? शाम का धुंधलका रात के गहरे अंधेरे में बदल चुका था। रेनू को ये अंधेरा अपनी जिंदगी में छाता हुआ नजर आ रहा था, ऐसा अंधेरा जिसका शायद कोई सवेरा नहीं है। फातिमा को गए 2 दिन हो गए थे और रेनू अब भी उसके इंतजार में बाहर खड़ी रहती, मगर फातिमा का कोई पता नहीं था। किधर गई, कब गई, क्यों गई? रेनू के मन में अब उसके लिए नफरत नहीं थी, वो उसके बिना बेचैन हो रही थी। वो चाहती थी एक बार, बस एक बार फातिमा उसे मिल जाए, दिख जाए, फिर वो उसे कभी नहीं जाने देगी, कहीं नहीं जाने देगी। मगर जैसे 1000 आवाज देने पर भी दीवार नहीं बोलती, उसी तरह फातिमा भी न जाने कहाँ चली गई थी और मिल नहीं रही थी। रेनू हर समय दरवाजे पर नजर लगाकर बैठी रहती, मगर बैठे रहने से क्या होवे। तीसरे दिन की रात को रेनू का हौसला जवाब दे गया। वो तुरंत घर से निकली और पुलिस स्टेशन की ओर चल दी, फातिमा की गुमशुदगी की रिपोर्ट करवाने के लिए। सारा दिन वो इंतजार करती रही, मगर जब कोई नहीं आया तो वो शाम के धुंधलके में थाने की तरफ रवाना हो गई। अभी वो कुछ दूर ही गई थी कि अंधेरा गहराने लगा। फातिमा का घर बस्ती से जरा हटके था और थाना बस्ती के दूसरी तरफ, तो रेनू को पूरा शहर पार करके जाना था। जब वो घर से निकली तब वो फातिमा के लिए बेचैन थी, मगर जब वो बस्ती तक पहुंची तब तक उसे खुद की भी फिक्र होने लगी थी। रास्ते में बहुत कम लोग थे, एक तो सर्दी का महीना था, अंधेरा बहुत जल्द हो जाता है सर्दी में, और अंधेरे में एक जवान अकेली लड़की रेनू थोड़ा आगे बढ़ी कि उसे
अपने पीछे किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी जो धीरे धीरे फुसफुसा रहा था। रेनू जरा तेज हो गई तो पीछे चलने की भी आवाज़ तेज हो गई। रेनू ने पीछे मुड़कर देखा, कुछ दिखाई न दिया, बस दो साए उसे पीछे आते दिखाई दिए। रेनू ने कदम तेज कर लिए और हड़बड़ा कर किसी दूसरे रास्ते की तरफ बढ़ गई जिधर रोशनी थी, मगर वो रोशनी शायद रेनू के जीवन का अंधेरा और बढ़ा देने वाली थी, क्योंकि अभी कुछ कदम ही गई थी कि रोशनी बंद हो गई। चारों तरफ घूप अंधेरा हो गया। रेनू डर गई। साए बिल्कुल नज़दीक आ गए। रेनू चीखना चाहती थी, मगर एक साए ने आगे बढ़कर उसके मुंह पर हाथ रख लिया। आवाज़ गले में दबकर रह गई। दूसरे साए ने उसे पैरों से पकड़ा और उठाकर कंधे पर डाल लिया। इधर ले चल, इधर, तू मुंह दबा के रख। हाँ तू जल्दी चल, साला क्या माल है, चल चल जल्दी चल। साली बहुत तेज है, देख कैसे छटपटा रही है। तू जल्दी से इसके नीचे के कपड़े निकाल, पकड़ के रख अच्छे से। अरे नाक मत दाब, मर जाएगी। मर जाए तो मर जाए, हमें क्या, हमें अपना काम करना है बस। साले अगर मर गई तो कत्ल के इल्जाम में अंदर जाएंगे। तू जल्दी से अपना, जब मर जाएगी तब कौन बताएगा कि क्या हुआ है। तू जल्दी कर। एक साए ने रेनू के कपड़े निकाल दिए और अपने भी निकाल रहा था। उसे सामने मौत के सिवा कुछ नहीं नजर आ रहा था। वो तड़प रही थी, बेचैन हो रही थी, छटपटा रही थी। दूसरा साया अपने कपड़े निकाल कर उसके ऊपर गिर गया। रेनू ने आंखें बंद कर ली कि तभी उसे चीख सुनाई दी। ये एक साए की थी और दूसरा साया तुरंत रेनू को छोड़ अंधेरे में भागा। रेनू के मुंह से जोरदार चीख निकली, इतनी जोर कि चीखते ही वो बेहोश हो गई और गिर गई जमीन पर। रेनू और एक साया जमीन पर गिरे पड़े थे और सामने सामने फातिमा खड़ी थी, हाथ में एक लोहे की रॉड लेकर चीखती हुई। फातिमा की आंखों में खून उतर आया था। वो जंगल की तरफ दूसरे साए की तरफ भागी, मुंह से उसे ललकारती जैसे स्वयं चंडी खप्पर लेकर राक्षसों का विध्वंस करने पर आमादा हो। उसे दूसरे साए के पीछे दौड़ती फातिमा ने रॉड जोर से फेंकी जो उसके साए के पैर में अटक गई और वो गिर गया। फातिमा उसके ऊपर सवार हो गई और जोर से चीखते हुए उसने एक पत्थर उठाया और उस साए के मुंह पर दे मारा। खच, खून का फव्वारा छूटा और उसके खून के फव्वारे से फातिमा नहा गई। उसके खून के छींटों से फातिमा के दिल की आग को बहुत ठंडक मिली। उसने उसके खून को अपने पूरे मुंह पर रंग लिया और फिर उसने वो किया जो किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उसने उस लाश पे मूत दिया और थूक कर, मुंह पर थूक कर रेणु के पास चली गई। रेणु वहाँ बेहोश पड़ी थी और साया भी। उसने वहाँ जाकर पहले रेणु को कपड़े पहनाए और फिर उस साए को टटोला। उसकी नब्ज बंद हो चुकी थी। फातिमा ने राहत की सांस ली और रेणु को कंधे का सहारा देकर वापस घर की तरफ बढ़ गई। तो दोस्तों ये कहानी आपको अच्छी जरूर लगी होगी, तो एक लाइक जरूर कर देना और शेयर भी कर देना। तो चलिए आगे मिलते हैं, तब तक नमस्कार, धन्यवाद।